This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Okay guys, Assalamu alaikum, welcome to Alpine Academy, lecture number 3 of chapter number 3, atomic structure of your textbook. So, in order to improve the Rutherford's model and to explain the line spectra of elements, Niels Bohr in 1885 and 1962 there was a period of his man, and he was working in Rutherford laboratory, proposed a theory for the electron structure of an atom in 1913. So इस थ्योरी से हमें बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन का बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पता चला था एटम का, ठीक है, बोर्स की थ्योरी पे। तो इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने जो है कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिया था एक एटम का, और सिंपली हाइड्रोजन का इन्होंने क्रिएट करके दिया था। सो बोर assumed that on the basis of the quantum theory there exists the possibility that electron in certain orbits may not give out radiation, and electron evolving in any of such orbits would be completely stable. तो अगर हम इनकी इस पॉइंट को कंसिडर करें तो ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी सर्टेन ऑर्बिट में रेडिएशंस नहीं देता कंटिन्यूसली, ठीक है, और वो वहाँ रेडिएशन नहीं देता जब वो उसमें स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली स्टेबल ऑर्बिट्स में ही मूव कर रहे होते हैं, और उन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स का नाम देते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन इजीली और कंप्लीटली स्टेबल होके मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एन एटम हैज़ नंबर ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, हर एटम के पास स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इजीली डिसाइड करता है विदाउट इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा क्लियर मैंने लिखा है कि जो एटम है वो आपके पास जो कहते हैं उसके स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स कहा जाता है, जिन पे इलेक्ट्रॉन विदाउट एब्जॉर्ब और रेडिएट रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है, विदाउट एब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। In any of these states, the electron move in a circular path around the nucleus, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है न्यूक्लियस के, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन, sorry there is a mistake here, this is not ablog, this is absorb, sensing mistake here. So if the electron absorb energy equal to the energy difference between the two orbits, electron is excited, which means it jumps to higher energy state. अगर इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और वो एनर्जी इक्वल होती है एनर्जी डिफरेंस के, किसके, दो ऑर्बिट्स के बीच के डिफरेंस। जैसे यहाँ पे ये एक ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, ये पहला ऑर्बिट, ये आपके पास दूसरा ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये आपके पास पहला ऑर्बिट है, ये आपके पास थर्ड ऑर्बिट है। तो यहाँ से लेके एक इलेक्ट्रॉन क्या कर, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो यहाँ चला गया, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट पे किया है, जंप किया उसने लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे, ठीक है। और ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो किसके बराबर हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी दी तो वो उसका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ की जो एनर्जी होगी इस ऑर्बिट की वो एनर्जी, और यहाँ की एनर्जी जो इस ऑर्बिट की है, तो दोनों की एनर्जी को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये वो एनर्जी है जिसने इलेक्ट्रॉन को दी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर स्टेट पे चला गया। If it fall back to lower level, it must emit energy equal to the energy difference between the two orders, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हायर स्टेट पे आया है वो यहाँ पे टेम्पररी होगा, ठीक है, एक परमानेंट यहाँ पे है, ठीक है, ये इसकी परमानेंट लोकेशन है ऑर्बिट नंबर 2, ये इसकी परमानेंट लोकेशन है, लेकिन ये एनर्जी गेन करके अपनी टेम्पररी लोकेशन पे आ तो गया है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ रिवॉल्व करते वो वापस से अपनी एनर्जी इमिट करेगा, और लेट सपोज ये वापस से यहाँ, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट कर रहा है, ये वापस से सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है। तो ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो किसके बराबर होगी, वो सेम एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी जिसने इसने एब्जॉर्ब करी थी एनर्जी, ठीक है। उतना ही एनर्जी डिफरेंस आएगा जितना इसने एब्जॉर्ब करते वक्त लिया था, तो इमिट करते वक्त भी एनर्जी उतनी ही ये इमिट करेगा। Further assumed that the stationary states were only those orbits in which the product of momentum and circumference was equal to Planck's constant और some multiple of integral multiple of it। इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम के दो ऑर्बिट वही बन सकते हैं जिनका मोमेंटम और सर्कमफेरेंस का जो प्रोडक्ट है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर हो, यानी जो आपके पास इसका इक्वेशन बनेगी वो सिंपल mv इज इक्वल्स टू 2 पाई r इज इक्वल्स टू h।
और वी कैन रीराइट एज mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो बेसिकली h अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो वही ऑर्बिट आपके पास बन सकते हैं, ठीक है, जिसपे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे। सो इफ़ यू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, तो कंसिडर करते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जिसका चार्ज ई है, रिवॉल्व कर रहा है किसके न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे, और न्यूक्लियस का चार्ज जेड ही है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस का चार्ज है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ये रहा जो कि इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करती है। और ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो भी आप फील कर सकते हो। लेट सपोज अगर आप एक स्टोन को रोप से बांधते हो और उसको सर्कुलर घुमाते हो, ठीक है, अपने ही हाथ पे, तो उससे क्या होगा, एक उसमें फोर्स क्रिएट होगी, ठीक है, तो वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। जब आप उस स्टोन को छोड़ दोगे, उस रोप को छोड़ दोगे, तो वो उसी डायरेक्शन में वो आगे मूव करेगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी जो है कहते हैं ये फोर्स होल्ड करके रखी रही है, ठीक है, वरना ये इलेक्ट्रॉन कब का मूव करते करते इस डायरेक्शन में आगे निकल जाता अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो कर दें। तो ये इलेक्ट्रॉन छूट के इस ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। तो इस ऑर्बिट में रख जो रही है वो कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इलेक्ट्रॉन की, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो बराबर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F इज इक्वल टू जेड ई डॉट ई अपॉन आर स्क्वायर। हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। और अब इसमें E आपके पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज है जेड ई में, जो जेड है वो अटोमिक नंबर है, और ई जो है प्रोटॉन का चार्ज है, और मास जो है उसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, और आर जो है ऑर्बिट का रेडियस है, एंड द v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है जिस वेलोसिटी से, वो आपके पास v है। तो अगर हम कंपेयर करें कौन सी वाली इक्वेशंस को, अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उसके साथ कंपेयर करें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, तो आपके पास एक इक्वेशन बन सकती है ऐसे ही, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब हम बोथ साइड पे आर आर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये वाला आर आपके इस वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वाला आर जो है ये जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपकी इक्वेशन बन जाएगी जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी। सॉरी फॉर क्लियरली ये विजिबल नहीं हो रहा, बट आप अगर मेरी वर्डिंग्स को फॉलो करते जाएं तो आप ये खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये लिखा है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब क्या है, इसमें r को रीअरेंज करके लिख दें तो r बराबर हो जाएगा किसके, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी। अब हमें पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर है। अच्छा, हम यहाँ पे एक पोस्टुलेट यूज करते हैं बोर का कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। यानी ऐसे ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, एन एच अपॉन 2 पाई के। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, ठीक है। अब यहाँ से हम v को निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को अरेंज करके लिखते हैं v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ठीक है। अब इस v को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एम वी है उसमें हम पुट कर दें, ठीक है, जेड स्क्वायर एम वी स्क्वायर में, तो v की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन m मल्टीप्लाई बाय एन एच अपॉन 2 पाई एम आर होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर इस सब वैल्यूज में लगेगा तो सिंपल एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सिंपल अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। अब अरेंज करने से पहले क्या करें कि यहाँ पे जो ये m है वो इस वाले m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल एक m रह जाएगा, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप जब इस जेड स्क्वायर से डिवाइड होंगी, और जब डिवाइड होके मल्टीप्लाई का साइन आता है तो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो ये नीचे वाली जो 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो जेड स्क्वायर जब 4 पाई एम स्क्वायर और ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आर आपके पास सिंपल आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप फर्दर आप इसको इक्वेट कर सकते हैं,
अब क्यों कर रहे हैं, मतलब फर्दर आर स्क्वायर से हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नीचे 4 पाई एम आर स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला जो आर स्क्वायर है हमारे पास, ये यहाँ लिखा हुआ है 4 पाई एम आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को हटाना है, तो हम सिंपल आर स्क्वायर से दोनों साइड पे डिवाइड करा देंगे, ठीक है। जब आर स्क्वायर से डिवाइड कराया तो ये वाला आर बेसिकली नीचे यहाँ जो आर था इधर भी एक, यहाँ पे भी सिंपल अगर मैं ये बना दूँ तो सिंपल यहाँ पे ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक है। तो ये कट हो गए, हमने डायरेक्ट स्टेप लिखा नहीं है, तो ये बेसिकली यहाँ से ये कट हो गया, तो सिंपल क्या रह गया, आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अब सिंपल ये आर जो है, ये वाला आर बेसिकली इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आर इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल 1 अपॉन आर आ जाएगा। अब इस 1 अपॉन आर को फिर से आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये आपके पास बेसिकली रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है किसी भी एटम का, फॉर हाइड्रोजन एटम ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बोर ने हाइड्रोजन के लिए निकाला था, ठीक है। इसी तरह सारे ऑर्बिट्स का रेडियस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव द रेडियस ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है, जितनी भी स्टेशनरी स्टेट है उनका रेडियस इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे जो कुछ कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है और आपके पास जो है कहते हैं ई कांस्टेंट है, और m जो है मास जो है वो भी कांस्टेंट। ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे, लेट्स सपोज h की वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड, सॉरी मैंने प्रीवियसली एक मरतबा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको गलत बता दी थी, उसकी वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.602 एक्सपोनेंट -19 kg है। अब जब ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रेडियस में पुट करेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा 0.529 एक्सपोनेंट -8 पर सेंटीमीटर। अब इस एक्सपोनेंट -8 को आप एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, ठीक है, ए की पावर नॉट, ठीक है, ए नॉट को आप एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, जिसका यूनिट 10 की पावर 8 -8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 10 एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, 10 एक्सपोनेंट -10 मीटर भी हो सकता है, लेकिन हम केमिस्ट्री में एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कंसीडर करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -8, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आई 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आप किसी का भी जो है कहते हैं हम कोई से भी ऑर्बिट का निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर हाइड्रोजन एटम द एक्व इक्वेशन में बी रिटन एज, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरी सारी वैल्यूज एंगस्ट्रॉम के बराबर होती हैं, जेड हमारा 1 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी हमारा हाइड्रोजन का 1 है, इस वजह से हम जेड में 1 रखेंगे। तो अगर हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करें तो हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम करके बराबर ही आता है, ठीक है, आर। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो एन की जगह 1 रख देंगे, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल्स टू 1 एंड आर इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब हम एन इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमारे पास सिंपल वही वैल्यू में हमारे पास रेडियस आ जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये बेसिकली यही वैल्यू आपके पास हाइड्रोजन के ऑर्बिट की वैल्यू है। और अगर आप किसी भी दूसरे ऑर्बिट किसी भी दूसरे एलिमेंट का ऑर्बिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए z में आप क्या करेंगे, z में उसका एटॉमिक नंबर डालेंगे, ठीक है, और जिस ऑर्बिट पे है वो इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ तक का आपने मतलब जो ऑर्बिट का आपने रेडियस कैलकुलेट करना है तो वहाँ तक का आपको ऑर्बिट मिल जाएगा, ठीक है। फॉर द सेकंड शेल n इज इक्वल्स टू 2, फॉर द थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 3। अगर आप सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो n की जगह 2 रखें, अगर आप थर्ड का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो n की जगह 3 रखें, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये डेरिवेशन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट के लिए थी। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द डेरिवेशन ऑफ रेडियस फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ रेडियस वी नो दैट। अच्छा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें इलेक्ट्रॉन की तो हमें पता है कि प्रीवियस हमने क्या लॉजिक अप्लाई करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में तब तक है जब तक कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको होल्ड करके रखी हुई है, वरना अपनी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। तो उसी लॉ को या उसी लॉजिक को हम कंसिडर करते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर जो है कहते हैं उस तरफ इज इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आर सिंपल इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते थे 1/2 बोथ साइड पे, तो 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल हम इस 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे,
काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे और आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है। और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी इसकी अपोजिट होती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के। इसको आप सिंपल याद कर लें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होती है, ठीक है। अगर हम इसकी टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r है और प्लस माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ये पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस साइन नहीं है तो ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये वहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है। ये मैं विजिबल हो रहा था तो यहाँ से मैंने हटा दिया। सिंपल जेड ई स्क्वायर अपॉन आर 2r माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल, तो आपके पास जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, अगर उसका एलसीएम ले लें तो सिंपल जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2 जेड ई स्क्वायर, क्योंकि नीचे 2r और r है तो 2r प्रोडक्ट आ जाएगा पूरा एलसीएम नीचे का। अब यहाँ पे ये सिंपल बेसिक मैथ है, तो एलसीएम लेते हुए क्या करते हैं कि जो 2 है इसके पास, इस वाली टर्म के पास जेड ई स्क्वायर अपॉन आर अपॉन 2r है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी जेड ई स्क्वायर यहाँ से 2 नहीं आएगा, लेकिन जो उसकी अपोजिट है वहाँ पे 2 चला जाएगा। सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो कि ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ये 2 है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, और यहाँ जो ये 1 कोफिशिएंट है सार का वो इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो सिंपल जेड ई स्क्वायर माइनस 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये गलत नहीं है बट ये तरीका है, ठीक है। अब क्या है कि जब इसको आप माइनस करेंगे जेड ई स्क्वायर में से माइनस 2 जेड ई, तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब इस एनर्जी में हम क्या रखते हैं, रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, हमने रेडियस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, वो था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। अब इस रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हम किस में पुट कर देते हैं, अपनी इस 2r के साथ। तो जब हम 2r के साथ पुट करेंगे तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 और r की हमने पूरी वैल्यू उसमें पुट कर दी। तो अब क्या हो रहा है कि ये जेड ई स्क्वायर सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, डिवाइड हो रहा है तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास सिंपल 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4 हो जाएगा, क्योंकि एक जेड ई स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे जेड ई स्क्वायर भी, तो जेड स्क्वायर ई 4 हो गया। तो सिंपल आपके पास जो एनर्जी आई, द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी अगर कैलकुलेट करें फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के लिए, ठीक है, तो हमें पता है कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1 होगी, तो उसमें हम n की जगह क्या रख देंगे, N1 रख देंगे, पहला ऑर्बिट है ना तो N1 आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। इसी तरह सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 होगी तो उसमें ऑर्बिट क्या रख देंगे, N2 रख देंगे, ठीक है। अब व्हेन एन एटम और गैस इज इलेक्ट्रिकली हीटेड इट्स इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर ऑर्बिट। अच्छा, ये सब हम कैसे पता चल रही है E1 E2, ये ऐसे पता चला जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकली हीट कर दिया और उस पर हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, तो इस वजह से उसकी E2 होगी और एक E1 होगी। द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल एंड इलेक्ट्रॉन हैज टू कम बैक टू ओरिजिनल ग्राउंड लेवल बाय रेडिएटिंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट। अब जो भी एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर अगर टॉप या हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसको वापस आना है, ठीक है। अब वापस आते हुए कितनी एनर्जी इमिट करेगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर, डेल्टा ई बराबर होगा डेल्टा E2 माइनस E1 के, और वो डेल्टा ई बराबर है एच म्यू के। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, E2 माइनस E1, यानी E2 में आप E2 की वैल्यू डाल देंगे पूरी वाली, ठीक है। इसको माइनस कराने किसके साथ, E1 के साथ। तो जब E1 के साथ आप माइनस कराएंगे तो आपके पास सिंपल कुछ कैलकुलेशंस होंगी, जैसे यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आपके पास कुछ कट तो नहीं सकता लेकिन माइनस हो सकता है, तो माइनस
होने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2π² mz²e4 और h² ये कॉमन है इसमें भी, ठीक है। तो ये आप कॉमन निकाल देंगे और जो कॉमन नहीं है वो आप ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 1/n1² माइनस 1/n2² और ये बराबर है डेल्टा ई के, ठीक है। तो आप इसको सिंपल डेल्टा ई भी लिख सकते हो यहाँ पे, और डेल्टा ई इटसेल्फ बराबर है एच म्यू के। तो यहाँ पे एच म्यू बराबर हो गया इस पूरी टर्म के 2π² mz²e4 अपॉन h² के, और अब ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। तो अब अगर हम इस h को डिवाइड करवा दें उसके साथ नीचे h² के साथ, तो ये h³ हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल आपके पास फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑर्बिट का फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड वेव और फोटॉन्स, ठीक है। जितनी वेव इमिट हो रही है उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला है ये, कितने ऑर्बिट से, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स इमिट हुई हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला इस चीज़ के लिए है। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस 1 मीटर में अंदर कितनी वेव्स आती हैं तो वो वेव नंबर होगा। इसी तरह 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आती हैं तो वो वेव नंबर कहलाएगा। नाउ v इज इक्वल टू सी म्यू बार एंड म्यू बार इज कॉल्ड वेव नंबर। तो ये जो म्यू बार है ये आपके पास बेसिकली वेव नंबर है, और ये म्यू बार होता है क्या है, ये म्यू बार बराबर होता है 1/λ के। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फिजिक्स में, फॉर्मूला ये था कि वेलोसिटी एफ लैम्डा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अगर हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से एक फॉर्मूला बनाएं, लेट सपोज के देखें कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को यहाँ रखें, ठीक है, और वेलोसिटी के पास लैम्डा को भेज दें तो ये 1/λ हो जाएगा, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी किसके, और हमें पता है कि 1/λ बराबर होता है वेव नंबर के। तो वेलोसिटी और वेव नंबर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर के, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या रखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। वेलोसिटी को हम c से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सिंपल उसको वेलोसिटी कंसिडर कर लिया है और हमारे पास ये वेव नंबर आ जाएगा। अब हम जब c को नीचे से डिवाइड करा देंगे h³ पूरी टर्म के साथ, तो आपके पास सिंपल ये वेव नंबर का एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये आपके पास ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2π² mz²e4 अपॉन ch³, ये आपके पास एक ऐसा कांस्टेंट बनता है जिसका नाम रिक्बर्ट्स कांस्टेंट कहा जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.109678 पर सेंटीमीटर। ये इसकी रिक्बर्ट कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है, ठीक है। जब हम इसमें 2π² में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और c स्पीड ऑफ लाइट और 6.603 (10⁻⁻34 जूल सेकंड ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये एक टर्म निकल के आ जाएगी जिसको इसको कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। और अब यहाँ पे अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल ये फॉर्मूला आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय z² एंड 1/n1² माइनस 1/n2²। z² हम क्यों नहीं ले रहे इस कांस्टेंट में, क्योंकि z² हर गैस का हर एटम का अपना होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का Z1 होता है, इसी तरह हीलियम का Z2 होता है, और ऐसे ही Z हर एटम का अपना चेंज होता है। तो इस वजह से अगर आप दूसरे एटम की बात करते हैं तो उसका वेव नंबर निकालने के लिए एटॉमिक नंबर उस एटम का रखेंगे हम, ठीक है। ये हम सिंपल अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वेव नंबर में आप RH 1/n1² माइनस 1/n2², क्योंकि Z1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में हाइड्रोजन के लिए Z² नहीं आएगा, ठीक है। बट किसी और के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें Z² हमने यूज़ करना पड़ेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? When a gas is heated in a discharge tube at low pressure, it emits radiation. जब भी किसी गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब में हीट करते हैं लो प्रेशर के ऊपर तो वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करती है, और यही सिंपल आपके पास ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। बामर स्टडीड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी बामर एक साइंटिस्ट है जिसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था, और उसने एक सीरीज ऑफ लाइन विजिबल रीजन में देखी थी, और उसने उसको नाम बामर सीरीज का नाम दिया था, ठीक है। उसने उस फॉर्मूले के लिए मतलब उस वेव नंबर कैलकुलेट करने के, उस लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया, जिसमें ये था कि आपका जो हायर ऑर्बिट होगा वो मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली किस पे है, आपके पास 2 ऑर्बिट पे, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट पे। यानी जो आपका n1 है वो किसके बराबर है, 2 के है, और वो कहाँ से आ रहा है, वो कहीं से भी आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4th ऑर्बिट से आ सकता है, 5th ऑर्बिट से आ सकता है, 6th ऑर्बिट से आ सकता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 5th, 4th, 3rd और 6th ऑर्बिट से डायरेक्ट सेकंड ऑर्बिट पे आता है तो वो बामर सीरीज में आता है, ठीक है। और उस सीरीज की जो वेवलेंथ की जो
रेडिएशन है वो आपको विजिबल रीजन में नज़र आती हैं। और ये बेसिकली उसका फॉर्मूला है वेव नंबर कैलकुलेट करने का। तो आपके पेपर में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जिसमें आपने सिंपल वेव नंबर कैलकुलेट करना हो जब एक ऑर्बिट कहीं से भी आता है बामर सीरीज में, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसमें n1 2 रखेंगे। इसी तरह अदर सीरीज है, लेमन सीरीज में क्या होता है, n1 आपके पास 1 के बराबर होता है और n2 आपके पास 2 3 4 5 7 ये कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जो ये कहते हैं पैस्कल सीरीज में आपके पास n1 होता है वो आपके पास सिंपल 3 के बराबर होता है। जो आपका हायर ऑर्बिट होगा वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है। तो इसका मतलब वो पैस्कल सीरीज में आ रहा है। अब वो सीरीज आपके पास इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है, ठीक है। और पैस्कल सीरीज हमेशा इंफ्रारेड में होती है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेमन सीरीज हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में नज़र आती हैं, ठीक है। और इस वेव नंबर लाइन के ये फॉर्मूला से सिंपल, और इनकी ये कंडीशंस याद करनी है। यहाँ पे n2 4 5 6 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह जो कहते हैं आपके पास लेमन सीरीज में उसके भी n2 किसके बराबर होता है, 2 3 4 5 6 इन सब के बराबर होता है। कंटिन्यू करते हैं। ब्रैकेट फाउंड एंड अदर सीरीज इन फार इंफ्रारेड रीजन। फार इंफ्रारेड रीजन में भी आपके पास ब्रैकेट सीरीज पाई जाती हैं और दूसरी सीरीज पी फंड सीरीज भी पाई जाती हैं। बट फ़र्क क्या है कि आपके पास जो n1 है वो यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट को ब्रैकेट सीरीज बोला जाता है, यानी ब्रैकेट में फोर्थ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप कराता है। और पी फंड में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जंप कराया जाता है वो फिफ्थ ऑर्बिट में कराया जाता है, यानी n1 यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 5 होगा और यहाँ पे n1 आपके पास 4 होगा, ठीक है। और n2 आपके पास 4 से कुछ भी बड़ा हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे n2 आपके पास 5 से बड़ा हो सकता है। और रिक्बर्ट कांस्टेंट आपको पता है 109678 पर सेंटीमीटर है और z आपको हाइड्रोजन का 1 पता है ऑलरेडी। बॉर्स थ्योरी एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगर हम इसकी बात करें कि अकॉर्डिंग टू बॉर्स थ्योरी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिसाइड्स इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल विच इज़ फर्स्ट ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट। अगर हम बॉर्स थ्योरी की बात करें कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, यानी अपनी ग्राउंड स्टेट पे। व्हेन इलेक्ट्रिकली हीटेड at low pressure in a discharge tube the electrons of different hydrogen atom absorb different amount of energy and jump into appropriate high energy level। जब भी इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिकली हम हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं या एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे। ज़ाहिर है गैस हाइड्रोजन की तो उसमें एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो हर एटम का हाइड्रोजन जो है कहते हैं अपने एक इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पे चला जाएगा, यानी जम कर जाएगा हाई एनर्जी लेवल पे। तो अब उसको क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट पे है। क्यों हुआ, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। All the atom in excited state due to their high energy are unstable। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जितने भी आपके पास एटम होते हैं एक्साइटेड स्टेट में अपनी हाई एनर्जी की वजह से अनस्टेबल होते हैं, यानी उनको स्टेबिलिटी में आना पड़ेगा। और वो स्टेबिलिटी में आने के लिए क्या करते हैं, वापस से लोअर एनर्जी में जाते हैं, यानी जहाँ से वो जम करके हायर एनर्जी में आए थे, ठीक है। और जब वो लोअर एनर्जी में जाते हैं तो अपने पास से कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू द ओरिजिनल फर्स्ट ऑर्बिट डायरेक्टली और टू सम अदर लेवल ऑफ लोअर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो डायरेक्टली या तो पहले ऑर्बिट में चला जाता है या स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे ऑर्बिट्स में आते आते फाइनल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। और ये करते हुए क्या करता है, अपनी एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो बराबर किसकी होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ टू लेवल्स, यानी जहाँ से वो आया और जहाँ पे वो आ गया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एनर्जीज का वो बराबर होगा रेडिएशन ऑफ एनर्जी के, यानी कितनी एनर्जी उसने इमिट कर दी। And these energetic waves are separated by a prism according to their wavelength and thus hydrogen spectrum is obtained। और जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये जो एनर्जी रेडिएट हुई है इसको इस प्रिज्म से पास कराते हैं तो आपके पास सिंपल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जनरेट हो जाता है, जिसको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट करने के ऊपर अप्रूव हुआ था। तो इसका प्रिंसिपल क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये नामुमकिन है कि हम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर सके एक ही वक्त। If one was known exactly, it would be impossible to know the other exactly। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन
की पोजीशन या मोमेंटम पता चल जाता है तो आप दूसरा इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते. इट वुड बी देयरफॉर बी इम्पॉसिबल टू चेज एन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स पाथ और टू लोकेट इट. ठीक है, तो यानी उसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ना और उसको पता लगा लेना कि उसकी पोजीशन कहाँ है, ये एक साथ आप नहीं कर सकते. ठीक है, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में इट वाज स्टेटेड एज अंडर इफ डेल्टा पी एक्स इज द मोमेंट अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोमेंटम. डेल्टा पी एक्स उसकी अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की एंड ऑफ अ पार्टिकल एंड डेल्टा एक्स वॉज द अनसर्टेनिटी इन द साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन. यानी डेल्टा एक्स क्या है, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी यानी उसमें हम श्योर नहीं कि ये इसकी पोजीशन है भी कि नहीं. ठीक है, तो इस तरह जो कहते हैं इनका प्रोडक्ट बराबर है किसके, एच के बराबर है. ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू अनसर्टेनिटीज वाज द ऑर्डर ऑफ एच, यानी वो एक प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है. अगर हम कंसिडर करते हैं, लेट सपोज एक हमने पोजीशन निकाल भी ली. ठीक है, लेट सपोज हमने पोजीशन निकाली किसकी, डेल्टा एक्स निकाला है हमने. कितना निकाला है, 0 आया डेल्टा एक्स हमारे पास. ये हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है. ठीक है, 0. ठीक है, अगर हम इस 0 को डिवाइड करा दें, अब डेल्टा पी एक्स निकालना है ना हमने, डेल्टा पी एक्स को हम यहाँ रखेंगे. सॉरी थोड़ा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास डेल्टा एक्स आपके पास निकल के आ भी जाता है कितना, लेट सपोज आपके पास डेल्टा एक्स आ रहा है 0. ठीक है, ये डेल्टा एक्स है जो 0 के बराबर हो गया. अब हम डेल्टा पी एक्स निकालेंगे तो डेल्टा पी एक्स बराबर होगा किसके, h अपॉन 0 के. तो ये h अपॉन 0 आपके पास इन्फिनिटी आता है, तो डेल्टा पी एक्स बराबर हो गया इन्फिनिटी के. तो आप कोई भी एक चीज़ कैलकुलेट कर लो तो दूसरी चीज़ कैलकुलेट करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, इन्फिनिटी मीन्स कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता क्या होगा. ठीक है, आप नॉट श्योर अबाउट देयर रिजल्ट्स. तो बेसिकली हाइजेनबर्ग सेंडिंग प्रिंसिपल यही है कि एक चीज़ अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो दूसरी चीज़ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.